नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगाती रही है कि व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक, इनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और एक विशेष तरीके की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अब इस कड़ी में एक और बड़ा मोड़ आ गया है। आज भारत के कानून मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक पत्र लिखा है जुकरबर्ग को, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जुकरबर्ग की जो इंडिया की टीम है उसमें खास विचारधारा के लोग काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम करते हैं, भारत सरकार के तमाम मंत्रियों के खिलाफ तमाम तरीके की टिप्पणियां और उस तरीके की हवा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनता के लिए होता है, जनता को अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए, न कि इस संस्थान के ही लोगों को इस तरीके का एजेंडा आगे बढ़ाने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि फेसबुक को इसको लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए, नहीं तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने 2 पेज लंबा काफी बड़ा एक पत्र लिखा है और स्पष्ट तौर पर उसमें तमाम उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरीके से चुनावों के दौरान भी इस तरीके की बातों को हवा दी गई थी और वर्ग विशेष के लोगों को इस पूरे मामले में जो एक लीनियंसी दी जाती है, एक छूट दी जाती है, उसको लेकर भी रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं कि फेसबुक के ऊपर खास विशेष वर्ग के लोगों को एक छूट दे दी जाती है, वो किसी भी तरीके की बात करते हैं उस पर प्रतिबंध नहीं लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी तरीके की बात की जाती है तो उन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है, उनके अकाउंट डिलीट कर दिए जाते हैं या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके का जो भेदभाव है इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं और इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट तौर पर सरकार ने चेतावनी दे दी है फेसबुक को कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय की तरफ से आज चीन को जवाब दे दिया गया है और चीन को स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसा कि भारतीय सेना ने बताया था कि 28 और 29 जून को जो कुछ हुआ है, 29-30 को जो कुछ हुआ है, वो सारा का सारा चीन की गलती है। चीन एक तरफ सैन्य कमांडर स्तर पर बातचीत में जुड़ा हुआ था और जो डिसएंगेजमेंट है या फिर तनाव कम करने की जो कार्रवाई है उसको बढ़ाने का वादा कर रहा था। दूसरी तरफ चीन की तरफ से 500 से ज्यादा सैनिक भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं, जिसको लेकर भारतीय सेना पहले ही सतर्क थी, तैयार थी और इसी वजह से भारतीय सेना ने उनका न केवल विरोध किया बल्कि उन्हें खदेड़ा और अपनी स्थिति को पहले से ज्यादा मजबूत कर लिया है। भारत किसी भी हालत में किसी दूसरे देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं करता है, लेकिन अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो भारतीय सेना जवाब देगी और भारतीय सेना द्वारा सही तरीके से जवाब दिया गया है। अगर चीन चाहता है कि मुद्दों को आसानी से और बातचीत के द्वारा सुलझाया जाए तो पहले उसे अपनी सेनाओं की जो स्थिति है उसको लेकर जो वायदे उसने किए हैं उन सभी वायदों को पूरा करना पड़ेगा और उन वायदों को जब तक चीन पूरा नहीं करता है तब तक भारत चीन की बात को नहीं मानेगा। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से 31 अगस्त को भी कमांडरों की बैठक हुई और उससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बार बार चीन की तरफ से वायदे किए जाते हैं। और जैसा कि 15 जून को हुआ था कि 15 जून को भी जिस तरीके से लोकल लेवल में कमांडर बैठक हुई थी और उसके बाद में चीन ने उन सारी चीज़ों को नहीं माना था जो कि तय हुई थी और उसी के तहत भारतीय पक्ष के जो कमांडर थे कर्नल संतोष बाबू, वो गलवान घाटी में जो अतिक्रमण था, जो टेंट वगैरह लगे हुए थे, उन्हें हटाने की बात कर रहे थे और उसके बाद में वहाँ खूनी झड़प हुई जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान बलिदान हुए थे, लेकिन चीन को इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसा कि हमारी नीति रही है, हम कभी भी शांति से ही सारी चीज़ों को निपटाना चाहते हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो प्रोवोकेटिव यानी कि भड़काऊ हरकतें करता है, उसके बदले में भारतीय सेना को भी मजबूर होकर जवाब देना पड़ता है और भारतीय सेना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी सीमाओं की रक्षा है। चीन की किसी भी भड़काऊ या उकसाने वाली हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर समय तैयार है और चीन को इन सारी चीजों को समझकर बातचीत से अगर मामले को सुलझाना है तो पहले जो शर्तें चीन ने मान ली हैं उनको पूरा करना पड़ेगा और भारतीय सेना अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र है।
यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर उस संदेश को चीन को दे दिया है, जिसमें भारत सरकार पहले ही तैयारियों को लेकर आज 2 बड़ी बैठकें हुई। पहले एनएसए अजीत डोभाल की बैठक होती है, बाद में रक्षा मंत्री, सभी जो बड़े पक्ष हैं, चाहे रक्षा प्रमुख बिपिन रावत हो या जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हो, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, और उसके अलावा अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर को लेकर एक स्पष्ट तौर पर मीटिंग की जाती है सरकार की तरफ से। और इसमें कह दिया जाता है कि अगर चीन इस पूरे मामले में इसी तरीके से उकसाने वाली हरकतें करता है तो भारत को आगे तैयार रहना चाहिए लंबी लड़ाई के लिए, लंबे संघर्ष के लिए, क्योंकि चीन की जो पुरानी आदत है, पुराना इतिहास है, वो इतनी आसानी से किसी चीज को मानता नहीं है। ऊपर से शांति का दिखावा जरूर करता है, लेकिन अंदर ही अंदर चीन के जो कुटिलता भरी हुई है उसको भी भारत को ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसको लेकर एनएसए का बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि हमें लंबी लड़ाई के लिए या लंबे संघर्ष के लिए अब तैयार रहना होगा। तो ये सारा संदेश चीन को दे दिया गया है। हालांकि अभी बात ये हो रही थी कि जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं, उन्हें रूस जाना था, मॉस्को में एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन की बैठक होनी थी, और उसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की बात चल रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मुलाकात नहीं होगी, और उससे पहले ही भारत ने स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया है कि वो चीन के किसी भी बातचीत के झांसे में नहीं आएगा। चीन अगर सीमाओं के ऊपर इस तरीके की हरकतें करेगा तो भारतीय सेना उस हर हरकत का जवाब देने के लिए न केवल सक्षम है, बल्कि मजबूती से जवाब देकर चीन को सबक भी सिखाएगी। और चीन पिछले 3 महीने के भीतर जिस तरीके से 2 बार मात खा चुका है, एक बार गलवान घाटी में, हालांकि चीन की तरफ से ये कहा गया कि चीन के सैनिकों का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 80 से ज़्यादा लोगों की कब्रें मिली हैं और ये सभी सैनिक थे, उससे एक सबूत मिलता है कि भारतीय सैनिकों ने चीनियों की कितनी गर्दन तोड़ी थी, कितनी हड्डियां तोड़ी थी। हालांकि इस संघर्ष के दौरान जिस तरीके से भारतीय सेना के भी 20 रणबांकुरों का बलिदान हुआ, उसके लिए पूरा देश उन पर गर्व करता है। और इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने उस जगह पर जाकर उन लोगों को एक श्रद्धांजलि दी थी, फॉरवर्ड पोस्ट नीमू पर जाकर, और उसके अलावा वो उन सैनिकों से भी मिले थे जो उस संघर्ष में घायल हुए थे। उसके बाद में रक्षा मंत्री भी उन जगहों का दौरा कर चुके हैं, और अगर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने की बात की जाए तो वो कम से कम 2 बार फॉरवर्ड पोस्ट पर जा चुके हैं। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जो कि रक्षा प्रमुख हैं वो भी जा चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल पूरे दौरे कर चुके हैं। तो इसका सीधा स्पष्ट तौर पर संकेत है पूरी दुनिया को, चीन को, कि इस बार भारत पीछे नहीं हटेगा, बल्कि उसके दुश्मनों को अपनी सीमाओं से इतना पीछे कर देगा कि वो फिर आने वाले भविष्य में कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से भी पहले 4 बार सोचेंगे। ये जो पूरा वाकया हुआ है, इसका असर न केवल चीन पर पड़ा है, चीन की तरफ से पिछले 2 दिनों के भीतर 6 बार आधिकारिक बयान आ चुके हैं, और उसमें बार बार चीन ये कह रहा है कि भारतीय सेनाओं ने चीन के हिस्से का, जो एलएसी का चीनी हिस्सा है, उसके अंदर अतिक्रमण किया है। इससे पहले इस तरीके की खबरें नहीं आती थी। चीन चीजों को घुमाने की कोशिश करता था, और चीन का सहयोग करने वाली भारत की कांग्रेस पार्टी उन अफवाहों को हवा देती थी जो कि चीन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए या भारतीय लोगों का मनोबल गिराने के लिए होती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है 1962 के बाद में। अब पहली बार चीन ने स्वीकार किया है कि भारत ने चीन के जो एलएसी के अंदर की सीमा है उसके अंदर जाकर अपनी पोस्ट को मजबूत किया है, अपनी स्थिति को मजबूत किया है, और ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और नैतिक जीत है। क्योंकि चीन अब तक अपने आपको दुनिया में बहुत बड़ा एक शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, तमाम छोटे छोटे देशों, चाहे लाओस हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, इन सभी देशों की सीमाओं पर अतिक्रमण किया जाता था चीन की तरफ से, और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चीन से परेशान थे। और दूसरी तरफ चीन ने एक बार तो अभी पिछले दिनों दावा कर दिया था कि व्लादिवोस्टोक, जो कि रूस का एक बड़ा शहर है और रूस के पूर्व में है, उसको लेकर भी चीन की तरफ से दावा किया गया था कि ये हमारा पुराना शहर है और इसे हमें वापस लेना है। तो इस तरीके के दावे करने वाला चीन आज थलीय सीमाओं पर किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, बातचीत की पेशकश कर रहा है, बातचीत का उम्मीद जगा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर जमीनी स्तर पर उसको कोई देश टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। आज भारत की जो सेनाओं की संख्या है वो चीन की सेना की संख्या से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर बात की जाए हथियारों की, तो भारत के पास वो तमाम हथियारों का जखीरा
मौजूद है जिसकी बिना पर भारत चीन को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है, चीन को चिंदियों में बिखेर सकता है। और इसी डर से चीन ने अभी 3 महीने से भारत की कांग्रेस पार्टी को लगा रखा था कि वो सरकार के खिलाफ चीन को लेकर हवा बनाने की कोशिश करे, चीन का बहुत ज़्यादा प्रचार करे और ये दिखाने की कोशिश करे, चीन का एक हुआ बनाकर भारत के लोगों को डराने की कोशिश करे, जिससे भारत की जो सरकार है वो दबाव में आ जाए और चीन से बातचीत करने के लिए वो चीन की शर्तों को मान ले। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी की ये जो कोशिशें थी वो बेकार हुई और भारत ने एक तरफ चीन से बातचीत भी जारी की, कमांडर स्तर की बातचीत होती रही, ऊपर विदेश मंत्री स्तर पर भी बात हुई और एनएसए अजीत डोभाल के स्तर पर भी बात हुई। लेकिन साथ ही साथ भारतीय सेनाओं को भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर खुले हाथ की एक छूट दे दी गई थी और यह कह दिया गया था कि अब आपको हथियार होते हुए हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। स्थानीय तौर पर जो भी कमांडर होगा, जो ओसी होगा उस यूनिट का, उसको ये छूट होगी कि वो किस तरीके से दुश्मन से निपटना चाहता है या किस तरीके से भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये छूट मिलने के बाद में सेनाओं को स्पष्ट तौर पर अपनी जो तादाद है, अपनी जो संख्या है, अपना जो बल है, अपना जो हथियारों की जो एक मजबूती है उसको बढ़ाने की छूट दे दी गई थी। और उसी का नतीजा है कि आज 3500 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा के ऊपर भारतीय सेना की तमाम डिविजन्स तैनात हैं और उसको लेकर स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से खुला हाथ दे दिया गया है और जरूरत पड़ने पर वो कोई भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बंदूकें भी चला सकते हैं, तोप भी चला सकते हैं, मिसाइलें भी दाग सकते हैं और जरूरत पड़े तो सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे विमानों से, राफेल जैसे विमानों से भी दुश्मन के अड्डों को खत्म कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।